हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि आसान है। ठीक है, तो हम इसे शुरू से करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कितना इजी है। प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज का। कह सकते हैं कि ग्रीन सेल्स जो होती हैं प्लांट में, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए उन्हें चाहिए लाइट एनर्जी और साथ में चाहिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, CO2 और 6H2O, C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट हैं, ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकल गया है। तो ये वाली जो है फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, और ये इक्वेशन होती है इसके लिए, जो कि आपको आनी चाहिए। छोटे बच्चों की क्लास में कई बार दे देते हैं क्या मिसिंग है, क्या बन रहा है, किससे क्या बन रहा है। ये बड़ी क्लासेस में पूछ सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन एसिमिलेशन। दूसरा क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। ऑप्शन देंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नन ऑफ द अबोव। तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और यहाँ पे CO2 रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस होती है भाई क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है क्योंकि इसका अपना DNA होता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। ये सेमी ऑटोनोमस इसी वजह से है कि इसका अपना DNA है, ये अपना काम अपने DNA से भी कर सकता है। और एनिमल सेल में अपना DNA किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ 10 to 12 नैनोमीटर थिक होती है। ये ट्रांसल्यूसेंट स्पेस है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है ट्रांसल्यूसेंट स्पेस है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो 9 to 10 नैनोमीटर थिक है, इनर मेम्ब्रेन भी 9 to 10 नैनोमीटर थिक होती है। अब हम बात करेंगे ल्यूमन की। ये आपको जो सिक्के से लगे हुए दिखे रहे हैं कॉइन से, ठीक है, इनको ग्रेनम बोलते हैं। इन ग्रेनम के बीच के स्पेस को ल्यूमन बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है स्पेस, ये हाइड्रोजन एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है और ATP सिंथेसिस होती है। ठीक है, ATP सिंथेसिस कहाँ होती है? ग्रेनम में। उसके बाद थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, जो ये ग्रेनम की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है इसकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड PS2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोटोसिस्टम 2। पिगमेंट सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पे, और लाइट रिएक्शन यहीं पे होती है। कहाँ पे? थाइलाकोइड में। फिर उसके बाद आता है स्ट्रोमा। ये जो बाकी का स्पेस बचा हुआ है भाई, ये वाला जो खाली स्पेस है, जहाँ ना आपको ग्रेनम दिख रहा है ना आपको ये इनको जोड़ने वाली लैमेला दिख रही है, ये वाला है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं। कार्बन फिक्सेशन यहीं पे होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, जो CO2 में कार्बन, जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन फिक्सेशन होता है, वो सब स्ट्रोमा में होता है। तो जो आपको एंजाइम्स का पता है। ठीक है, कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो कि किसी भी प्रोटीन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कोएंजाइम A आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान है। जो प्लांट हम डार्क में ग्रो करते हैं, ये इटियोलेशन का एक क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। जो प्लांट हम डार्क में ग्रो करते हैं, वो उनका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, उसमें इटियोलेशन हो जाती है। इटियोलेशन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इटियोलेशन, ETIOLATION, इटियोलेशन हो जाती है, मतलब वो उसका क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर जब हम उसको दोबारा से लाइट में लेके आते हैं तो उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से उसमें ग्रीन कलर बन जाता है। फिर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं और उन्हें ट्रांसफ़र करके फोटोसिंथेसिस होता है, जो एनर्जी का कैरियर का काम करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, वो क्लोरोप्लास्ट ऑटोट्रोफ्स में प्रेजेंट होता है, मतलब ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं।
फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक पिगमेंट है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलेंस। ठीक है, जो हमारे क्लोरोफिल होते हैं वो फैट सोल्यूबल है। किस तरह से याद करोगे, अगर हम पानी डालेंगे, अगर वाटर सोल्यूबल होते, पानी डालते ही पौधों का रंग तो धुल जाता सारा, तो फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, इनके अंदर एक इनके जो पिगमेंट है उसमें पोरफायरिन रिंग होती है, एक स्टेबल रिंग होती है, जो रिंग शेप का मॉलिक्यूल होता है, ये कह सकते हो आप, जिसका इतना अपना पोटेंशियल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकती है, इलेक्ट्रॉन को दे सकती है, और वो फ्रीली माइग्रेट करते हैं इस रिंग के अराउंड। जो क्लोरोफिल हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। समझ गए, जैसे क्लोरोफिल ए है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी है, ये एग्जाम्पल हैं इसके। कैरोटिनॉइड क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड कलर्ड पिगमेंट होते हैं, कलर कुछ भी हो सकता है, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, वो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रांसफ़र नहीं करते, कैरोटिनॉइड इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। वो लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के पास भेजते हैं और क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है, अपने आप वो यूज़ कर लेते हैं उस एनर्जी को, तो इसलिए वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो इसलिए इसको कहते हैं एसेसरी पिगमेंट। दो तरह के, जैसे कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि येलो कलर का कोई आपको दे देंगे कि इसका येलो कलर है, किसकी वजह से है, कैरोटीन की वजह से, या पूछ लेंगे कैरोटीन क्या है, कैरोटीन क्लोरोफिल है, फाइकोबिलिन है, ज़ैंथोफिल है, क्या है। ठीक है, तो आपको पता चाहिए कैरोटीन कैरोटिनॉइड है, ज़ैंथोफिल भी कैरोटिनॉइड है। उसके बाद है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस क्या होता है, ब्लू ग्रीन और रेड कलर्ड पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन और रेड कलर्ड पिगमेंट। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और रेड कलर रेड अलगा को प्रोवाइड करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर प्रोवाइड करता है और फाइकोइरेथ्रिन रेड कलर प्रोवाइड करता है। ज़ैंथोफिल भी एसेसरी पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है ये भी, और ब्राउन कलर होता है इनका। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्वांटाजोम क्या है, क्योंकि हमने लाइट पढ़ी है भाई, लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, तो क्या है ये, यूनिट ऑफ लाइट है। क्वांटाजोम को हम यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम इसको बेसिक यूनिट कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की। देखिए, जब भी आप लाइट की बात करते हो आपको फोटोन पता होना चाहिए। फोटोन क्या है, पार्टिकल हैं जो कि क्वांटम ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वांटा क्या है, एक पार्टिकल है, कुछ नहीं है, एक पार्टिकल है बस, जो कि लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वांटम ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी और मैटर, वी कैन से लाइक दिस। सो Parkes and Begins in 1964 carried the term quantasome, okay, to the particles present in thylakoid membrane of the chloroplast. जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए उन्होंने क्वांटाजोम टर्म कैरिड की थी। ठीक है, जो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस हो जाता है, सपोज हम एक मॉलिक्यूल है CO2 का, वो फिक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 2500 क्लोरोफिल, 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए, और इसके लिए जो लाइट एनर्जी चाहिए वो क्वांटाजोम 10 क्वांटाजोम चाहिए, क्वांटा चाहिए। ठीक है, तो क्या है, सबसे ज़रूरी तो यही है ना, लाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। सो क्वांटाजोम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। उसके बाद आता है एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बहुत बार क्वेश्चन में पूछेंगे। एब्जॉर्प्शन से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पेक्ट्रम है, ये ग्राफ है, स्पेक्ट्रम मतलब ग्राफ। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है जो एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। किसी भी पिगमेंट ने, सपोज किसी पिगमेंट ने कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, उसका ग्राफ ये शो कर रहा है, बस इतनी सी बात है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मैंने एक बार AS लिखा है, लेकिन आप नहीं लिखेंगे,
जो विजिबल लाइट है उसका है 390 to 700 नैनोमीटर, और जिसको PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। क्यों बोलते हैं इसको 390 to 700 को? क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी रेंज में होता है, ठीक है। तो इसलिए इस रेंज को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है ना, वो वायलेट और रेड रीजन में एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल बी है वो ब्लू और रेड रीजन में, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस के ब्लू और रेड रीजन में एब्जॉर्ब करता है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन से मैं आपको अभी ट्रिक बताती हूँ, एक्शन से एक्चुअल, एक्शन एक्चुअल। तो ये क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम है एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्चुअल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये, कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है वो बताना है इसमें। किसके रिलेशन में बताना है? कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है लाइट की, उसके रिलेशन में बताना है, कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की और कितना फोटोसिंथेसिस हुआ उस रेंज में, ठीक है। इसको हम कैसे मेज़र करेंगे? जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है ना, तब हमें पता चल जाएगा कि इतना हमारा फोटोसिंथेसिस हुआ है। एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो क्लोजली रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है VIBGYOR, ये क्या है? ये विजिबल लाइट है। विजिबल जो लाइट है उसको विबग्योर कहते हैं, विजिबल लाइट, ठीक है। जो विजिबल वाली है उसको, ये इसी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं। इसकी रेंज कितनी है? 390 to 700 नैनोमीटर। ओके, सो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इसका इंडिगो में मैंने बताया था ना आपको, और इसका रेड रीजन के आसपास बताया था। तो ये इतना साइट ऑफ, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस भी दिख रही है, कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, और फोटोसिंथेसिस भी दिख रहा है। ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। समझ आ गया आपको? ये हमारा था बेसिक जो फोटोसिंथेसिस का है उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। किसी भी टॉपिक में आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, हम उसे अलग से डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो लाइव वीडियो से भी मैं पढ़ा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। स्टे एट होम, स्टे सेफ।